Hello, students, and very beautiful evening to you all. स्टूडेंट्स आगे बढ़ें इससे पहले मैं तो आपसे कुछ पूछना चाहता था कि आपने कुछ खाया है आज? व्हाट यू वुड हैव ऑल डे? आपने क्या आज दिन भर खाया? मतलब पराठे वराठे खाए या क्या खाया आपने? आप सोचेंगे कि मैं अभी इस चीज़ की बात क्यों कर रहा हूँ जब हम एक साइंस के टॉपिक पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक इस चीज़ से रिलेटेड है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम डील करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन क्लास 8 साइंस। तो आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट विशाल कुमार जायसवाल। चलिए शुरू करते हैं आपके इस न्यू वीडियो की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम दो भाग में बांट रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर में दोनों चीज़ों को घुसा पाना या इंसर्ट कर पाना संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे हम आपको डिटेल्स देंगे, पूरे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देंगे और कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे। अब जब हम बात करते हैं खाने की, ठीक है, तो आपके दिमाग में पहला चीज़ क्या जाता है? ऑब्वियस सी बात है, फूड की बात हो रही है। तो फूड की जब बात होती है तो नेचुरल सी बात है, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि फूड हमें देता है एनर्जी, है ना। फूड हमें एनर्जी देता है क्योंकि फूड जो हम खाते हैं उससे एनर्जी रिलीज होता है, और उसी एनर्जी से हम बाद बाकी अपने जो डे टू डे लाइफ में जितने भी चीज़ें हैं, काम हैं, एक्शंस हैं, वो सभी चीज़ों को हम लोग करते हैं, है ना। तो अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में हम शुरू करेंगे एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर से क्यों? क्योंकि फूड जो आता है वो आता है एग्रीकल्चर से, यानी कि कृषि से, यानी कि खेती बाड़ी से। ठीक है, सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मन में अराइज होता है या आपके मन में अराइज होता होगा स्टूडेंट्स, वो ये होता होगा कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, खेती बाड़ी क्या है? क्या हम एक छोटे से हिस्से में अगर हम कुछ लगाएं, कुछ किसी चीज़ को, फसल को लगाएं, ठीक है, चावल लगाएं, कोई भी चीज़ लगाएं, तो क्या उसको एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्रीकल्चर वहाँ कहा जाता है, उस चीज़ को कहा जाता है जब आप एक बड़े पीस ऑफ लैंड पर आप क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। वो छोटे मोटे ज़मीन का टुकड़ा नहीं हो सकता, मींस इन द सेंस कि एक छोटा सा टुकड़ा जितना पे आप एक घर बना रहे हैं या एक दो घर है, उतना पे आप उसमें अगर आप कुछ लगाते हैं तो उसको आप क्रॉप की संज्ञा या एग्रीकल्चर की संज्ञा नहीं कह सकते। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सारे टर्म्स, सारे डेफिनेशंस, सारे टॉपिक को क्लियरली समझ सकें, जो हमारा उद्देश्य भी है, हमारा मकसद भी है। ठीक है, सो यहाँ फर्स्ट हमने जो डील किया वो किया कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब वो प्रोसेस जिसमें कि, वो प्रैक्टिस जिसमें कि हम क्रॉप्स को उगाते हैं, वो कहलाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, अब जब हम खेती बाड़ी की बात करते हैं और हम क्रॉप्स की बात करते हैं या कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि व्हाट आर क्रॉप्स, व्हाट इज क्रॉप। ठीक है, फसल क्या है? तो जैसा मैंने अभी कहा कि द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन अ लार्ज नंबर टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स बाई मैन इज सेड टू बी क्रॉप्स। मतलब जो पौधों को, जिनको हम बड़े लार्ज स्केल में हम लगाते हैं ताकि हमें कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिल सके, और ये लगाए जाते हैं इंसानों के द्वारा, मैन के द्वारा, उसको हम कहते हैं या उसको हम संज्ञा देते हैं हम क्रॉप्स की। ठीक है, तो अब नेचुरल सी बात है, अब यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप क्या है। ठीक है, तो जब क्रॉप की बात आती है और हमने अभी आपको क्रॉप डिफाइन कर दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जेन्युइन है कि अब दिमाग में एक बात आता है कि क्रॉप्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, क्रॉप्स जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं। अगर हम मॉडर्न टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, ये दो मेनली होता है, लेकिन हम आपको कुछ और भी बताएंगे जिन टर्म से आप पहले से परिचित हैं, जैसे कि खरीफ क्रॉप्स या रबी क्रॉप्स, जिनसे आप परिचित हैं, जिनको आपने पहले से सुना होगा, हम उसको भी डिस्कशन करेंगे या डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम पहले लेते हैं फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप किसे कहा जाता है? फूड क्रॉप्स को देखो बच्चों, इनको उगाया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। इनको हम फूड क्रॉप्स, इसके अंदर में जो, इस श्रेणी के अंदर में जो हम क्रॉप्स को रखते हैं, जो फसलों को रखते हैं, जैसे दाल हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, ठीक है, अनाज हो गए,
ठीक है, ये सब चीज़ों को हम लोग क्यों लगाते हैं, क्यों उगाते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। इनको उगाने के पीछे जो हमारा मकसद होता है, एक किसान का मकसद होता है, वो होता है फूड का उत्पादन करना, प्रोडक्शन ऑफ फूड, है ना। अब सेकंड पर हम आते हैं कैश क्रॉप्स। सो व्हाट आर कैश क्रॉप्स? जैसे यहाँ फूड क्रॉप में था कि उनका मकसद इन क्रॉप्स को उगाने का मकसद था ताकि हम फूड का प्रोडक्शन कर सकें, तो उसी तरह से कैश क्रॉप के अंदर में जो क्रॉप्स आते हैं, जो फसलें आते हैं या जो चीज़ें आती हैं, वो उनको उगाने का मकसद होता है फॉर कमर्शियल पर्पस। ठीक है, यानी कि व्यावसायिक उद्देश्य, जिससे कि कुछ पैसे कमाए जा सकें या बिजनेस में उसको कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, इनको उस लिए उगाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जूट, कॉटन, रबड़, ये सब हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे अगर बात करें तो इससे पहले यहाँ पे मैं बच्चों आपको और एक बात बता दूं कि यहाँ पे एक और भी टाइप होता है जो यहाँ मैंने अभी नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता पाए। प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब इन द सेंस ये हो गया कि जैसे कॉटन है, रबड़ है, जब आप इसको बहुत बड़े पैमाने पे लगाते हैं तो यही जो अभी हमने कहा कैश क्रॉप, उसी को फिर हम कन्वर्ट करके कह सकते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स, कि उनका मकसद ही हो गया कि आप लंबे पैमाने पर आप लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगर ओल्ड टर्म्स में आ जाएं, हालांकि ये ओल्ड टर्म्स कहना गलत होगा क्योंकि इसे अभी भी यूज़ किया जाता है, तो अगर हम कहें तो आप ये भी कह सकते हैं, यू कैन से दीज एज वेल, कि आपको हम 3 मोटे तौर पर और भी क्रॉप्स के नाम दे रहे हैं, जैसे कि खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जेड क्रॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की। देखो बच्चों, ये जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्रॉप्स होते हैं जो उगाए जाते हैं रेनी सीजन के दौरान, यानी कि बरसात के मौसम में, यानी कि जून से अक्टूबर के बीच में इनको लगाया जाता है। और इसी वजह से इनका नाम, एक और नाम भी माना जाता है, समर क्रॉप्स या मॉनसून क्रॉप। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इन क्रॉप्स के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको बोया जाता है मानसून सीजन, यानी कि बरसात के मौसम के प्रारंभिक दिनों में, शुरुआत के दिनों में। ठीक है, और इनको हार्वेस्ट मीन्स काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है बाई सितंबर और अक्टूबर। इनको सितंबर या अक्टूबर तक में इनको काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। खरीफ क्रॉप्स के अंदर में जो मेजर जो फसल आते हैं या जिनको रखा जा सकता है, आप कह सकते हो उसमें मेज हो गया, शुगर केन, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड पैडी। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स क्या है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो रबी क्रॉप्स को लगाया जाता है इन द विंटर सीजन। ध्यान रखना है बच्चों आपको कि खरीफ क्रॉप्स जो होता है वो होता है समर सीजन में, उसको लगाया जाता, रेनी सीजन में लगाया जाता है। और अगर हम रबी क्रॉप की बात करें तो इनको लगाया जाता है विंटर सीजन में, दैट इज़ बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर, यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में इनको लगाया जाता है, और इनको विंटर क्रॉप्स का भी नाम दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, तो इनको हार्वेस्ट किया जाता है मार्च के महीने में या अप्रैल के महीना में। ठीक है, रबी क्रॉप का सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है वीट या बार्ले। ठीक है, सबसे अच्छा गेहूं या जौ। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि विंटर सीजन की बात हो रही है, यानी कि इसमें वो फसल आएंगे जिनको पानी की ज़रूरत कम पड़ती हो या कम पानी में भी वो उग जाते हों, क्योंकि विंटर सीजन में ऑब्वियस सी बात है कि बारिश तो कम होगा या नहीं होगा, तो इसलिए वीट जो है, गेहूं जो है, वो विंटर सीजन में लगाया जाता है, यानी कि नवंबर दिसंबर के बीच में। अब हम आते हैं जेड क्रॉप्स, जो कि आप में से शायद बहुत स्टूडेंट्स ने इसको नहीं सुना होगा या क्लियर नहीं होगा, तो इसको क्लियर कर देते हैं। इन क्रॉप्स को बोया जाता है समर सीजन में। ठीक है, और इनको समर क्रॉप्स का भी नाम दिया जाता है। लेकिन इनको अब आप बोलोगे कि सर आपने इसको अलग क्यों किया, या इसको अलग करके क्यों पढ़ा जाता है, या क्यों जेड क्रॉप्स कहा जाता है? तो इसलिए ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो क्रॉप्स होते हैं इनको एक्सेसिव हीट, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी की ज़रूरत होती है ताकि ये उग सके। तो ये जो जेड क्रॉप्स में जो फसल आते हैं, जो क्रॉप्स आते हैं, वो स्पेसिफिकली वो होते हैं जिनको उगाने में हमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़े, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है वाटरमेलन या कुकुम्बर। ठीक है, अब हम आते हैं, एक छोटा सा पॉइंट हम ले लेते हैं कि अक्सर यहाँ पे जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो हॉर्टिकल्चर की भी बात आती है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर? ठीक है,
तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। देखो बच्चों, हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है ये बना है हॉर्टिस यानी कि गार्डन, तो यानी कि आप कह सकते हो ये फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को या ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे एक मेन टॉपिक की तरफ जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अभी तक हमने बात किया कि एग्रीकल्चर हो रहा है, फूड है, ठीक है, या कौन कौन से किस्म के क्रॉप्स आपने अभी पढ़ा। तो अब यहाँ पे बात आती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की कि खेती बाड़ी करने में कौन से वो प्रोसेसेस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट काम हैं जो एक चरणबद्ध तरीके से किया जाता है और सही तरीके से करने से ही एग्रीकल्चर जो होता है वो प्रोग्रेस करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है, आइए मैं आपको बता दूं। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं या लूजन करते हैं। लूजन मीन्स ढीला करना, यानी कि इसमें आप कह सकते हो कि इसी में हल चलाया जाता है। हम थोड़ा सा इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे, पहले हम पॉइंट वाइज हम इसको देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे आता है सोइंग यानी कि बीज बोना। थर्ड नंबर पे आता है अप्लाई मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद को अप्लाई करना, डालना। फोर्थ पे आता है इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना। फिफ्थ नंबर पे आता है वीडिंग यानी कि जो खरपतवार होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, उनको उखाड़ के फेंकना। 6 नंबर पे आता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसलों की देखभाल करना। और 7 नंबर पे आता है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। और लास्ट में आता है स्टोरेज यानी कि जो फसल आपने काट लिया अब आपको स्टोर करने की जिम्मेदारी है। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट स्टेप से यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। अब जब हम बात करते हैं मिट्टी को तैयार करने की, तो 3 लेवल पे मिट्टी को तैयार किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके अंदर में आता है प्लगिंग, देन आता है लेवलिंग और देन आता है आपका मैन्योरिंग। ठीक है, तो प्लगिंग क्या होता है, प्लगिंग वर्ड बना है प्लग से यानी कि हल जोतना। तो प्लगिंग हो गया कि इज डिफाइंड एज टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल विद अ प्लग। एक हल की सहायता से, अब आप चाहे वो मैनुअली जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड था हल से, बैलों की सहायता से, या तो उससे या तो फिर ट्रैक्टर से, ठीक है, जिससे भी मिट्टी को लूज कर देना या तोड़ देना या उसको खोद देना, इसी को कहा जाता है प्लगिंग। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं प्लगिंग के या जुताई करने के। ठीक है, तो यहाँ कुछ एडवांटेजेस हैं, 3-4 एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स, चलिए उसको आप जल्दी से समझ लीजिए। पहला एडवांटेज है प्लगिंग का कि ये हेल्प करता है इन द पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स डीपली, मतलब जड़ों को गहराई से पेनिट्रेट करने में, ये घुसने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी ढीले हो जाते हैं जुताई के बाद में, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बीज बोते हैं और उसका जब आगे जा कर के वो बीज जड़ में कन्वर्ट होता है, पौधे में कन्वर्ट होना शुरू होता है, जड़ उसका फैलते जाता है, तो वो जड़ आसानी से नीचे जाता है। और जब आसानी से नीचे जाता है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई पौधा या पेड़, अगर वो जड़ उसका मजबूत होगा तो वो पौधा भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप यहाँ पे आता है कि इस एडवांटेज इसका है कि सॉइल जो लूज हो जाते हैं प्लगिंग से, और इससे फ़ायदा क्या होता है कि मिट्टी के अंदर में एयर को पास होने का जगह बन जाता है, एयर कैन पास थ्रू इट। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि रूट जो हैं उनको हवा काफ़ी ईजिली मिलता है। ठीक है, थर्ड इसका फ़ायदा होता है प्लगिंग का कि हम इसकी सहायता से, प्लगिंग होने की वजह से हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं अनवांटेड प्लांट्स को, जो पौधे हमें नहीं चाहिए। जो आप देखते होंगे कि आपने बीज डाला था लेकिन जो छोटे मोटे घास उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसको हम वीड्स कहते हैं, उसको निकालने में हमें बहुत आसानी हो जाता है। नेक्स्ट एक एडवांटेज इसका है कि सॉइल को अप टर्निंग यानी कि नीचे से ऊपर करने में और मिक्स करने में इसको बहुत फ़ायदा होता है। देखो बच्चों, मिक्स होना मिट्टी का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होना ज़रूरी होता है उसके जो भी क्रॉप हम लगाते हैं उसके और प्रोग्रेस होने में या अच्छा ग्रो करने में। ठीक है, और इसका लास्ट एडवांटेज है कि इट इज़ हेल्पफुल इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है हार्मफुल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में, उसको ख़त्म करने में। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि ये लूजनिंग या जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो प्लगिंग करते हैं, उसका एक बेनिफिट और एक भी होता है कि जब मिट्टी ढीला हो जाता है तो उसके वजह से इसी मिट्टी में अर्थवॉर्म या माइक्रोब्स जो हैं वो अच्छे से पनप पाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि जब हमने प्लगिंग कर लिया तो सेकंड स्टेप आता है लेवलिंग का। प्लगिंग के बाद में जो सर्टेन लैम्प्स जो बच जाते हैं, मिट्टी के ढेर जो हो जाते हैं, उसको लेवलिंग की सहायता से उन जो बड़े लम्प्स हैं उसको तोड़ा जाता है,
ठीक है, और इसको किया जाता है लेवलर के द्वारा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं कि लेवलिंग के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो एडवांटेजेस, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, आप खुद सोचिए कि अगर हम मिट्टी को लेवल करते हैं तो वो क्या करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है सॉइल को इरोजन से, मतलब मिट्टी का जो कटाव होता है, इरोजन मीन्स कटाव, जो कटाव होता है उससे ये बचाता है। लेवलिंग करने से मिट्टी एक समान हो जाता है, ठीक है, एक लेवल का हो जाता है, तो उसमें कटाव जो मिट्टी का होगा वो एकदम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो होता है कि ये इरिगेशन को यानी कि पानी जो हम पटाते हैं या पानी डालते हैं खेतों में, उसको ये बहुत अच्छे से प्रमोट करता है, उसके वजह से इरिगेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब हम थर्ड पर आते हैं, मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब हो गया कि खाद डालना, यानी कि मिट्टी में मिक्स करना मैन्योर को। इट इज़ डिफाइंड एज मिक्सिंग ऑफ सॉइल विथ मैन्योर। मैन्योरिंग कहा जाता है कि मिट्टी में मैन्योर को मिलाया जो जाता है उसी को मैन्योरिंग कहा जाता है। ठीक है, फ़ायदा इसका क्या है, ये मिट्टी की उर्वरता क्षमता जो है, उपजाऊपन जो है, उसको ये इंक्रीज़ करता है। ठीक है, मीन्स अगर हम अभी बात करें फर्टिलिटी की कि फर्टिलिटी क्या है, अगर आपके मन में क्वेश्चन है, तो फर्टिलिटी का मतलब होता है जो मिट्टी के अंदर में जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं उसका पर्याप्त मात्रा में पाए जाना। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या क्या चीज़ को देख लिया, जरा एक बार इसको मैं पीछे आपको ये कर दूं कि हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने प्लगिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग पढ़ लिया। अब हम सेकंड स्टेप पे बढ़ रहे हैं। जब ये हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सेकंड नंबर पे आता है सोइंग, यानी कि बीज को बोना। तो ये कैसे किया जाता है, मतलब एक कॉमन चीज़ है कि पुटिंग सीड्स इन सॉइल, मतलब बीज को मिट्टी में डालना सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, उसको कहा जाता है सोइंग। ठीक है, जिसमें कि आपका अच्छे बीजों का सिलेक्शन होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी आपके क्रॉप जो है वो अच्छा फसल आपको देगा। ठीक है, थर्ड स्टेप आता है इरिगेशन, यानी कि पानी सप्लाई करना प्लांट्स को। ठीक है, तो अब अगर हम इरिगेशन की जब हम बात करते हैं, सिंचाई की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन उठता है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इरिगेशन होता है वो ऑब्वियसली होता है गांव खेत में जो किसान होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पॉन्ड्स को, लेक को, ट्यूबवेल्स को, एट्सेट्रा को। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड में आता है मोट, देखली, रहट, चेन पंप। मोट में आता है जिसमें कि आपने देखा होगा कि किसान डायरेक्ट पानी निकाल करके सीधा खेतों में डाल देता है। ठीक है, देखली में आता है जिसमें कि आपने देखा होगा या आपने किसी किसान को या आपने खुद इसे यूज़ होते हुए देखा होगा कि एक बांस के सहायता से या डंडा की सहायता से एक बाल्टी को, बकेट को बांध करके डाला जाता है और उससे पानी निकाल करके फिर आगे खेतों की तरफ छोड़ा जाता है। रहट जिसमें कि एक चेन सिस्टम में रहता है, ये जिसमें कि आपने देखा होगा गाय बकेट्स बंधे हुए रहते हैं और गाय गोल गोल घूमती है और उसकी वजह से जो बकेट्स है वो पानी नीचे की तरफ गिरते जाता है, पानी उससे हो करके और खेतों में चला जाता है। चेन पंप में इरिगेशन किया जाता है। अब अगर हम बात करें मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की, तो यहाँ पे मॉडर्न मेथड में बहुत फ़ायदा है क्योंकि पानी का वेस्टेज कम होता है और पानी समान रूप से सभी पूरे खेत में पड़ता है या फैल जाता है। तो इसमें फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है स्प्रिंकलर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्प्रिंकल करता है, यानी कि पानी का छिड़काव करता है। सेकेंड होता है ड्रिप सिस्टम, यानी कि ये बहुत ज़्यादा उन जगहों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जहाँ पे पानी का स्कैर्सिटी हो या कमी हो, क्योंकि ये सीधे पौधों के जड़ों में पानी ड्रिप किया जाता है, बूंद बूंद करके गिरता है, तो इसमें पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स। जो मैच्योर्ड हो चुके, जो पक गए फसल, उनको कट करना और उनको इकट्ठा करना खेतों से, इसी को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हार्वेस्टिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग के मेथड में जो है वो 3 तरीके आते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है थ्रेशिंग, सेकंड होता है विनोइंग और थर्ड होता है स्टोरेज। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि थ्रेशिंग किसे कहते हैं। हे से, पुआल से आपका ग्रेन को अलग करने के प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। किसान सबसे पहले इसी स्टेप को करते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है विनोइंग, यानी कि जो शेफ जो होता है, यानी कि भूसा जो होता है, उसमें से ग्रेन्स को अलग करना।
अलग करने के प्रोसेस को कहा जाता है विनोइंग। और जब आप अलग कर लेते हो और आपके पास में आपका ग्रेन आ जाता है तो उसको फिर स्टोरेज किया जाता है, बचाव किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसके बिना आप अपने फसल को सुरक्षित नहीं रख सकते, यानी कि अपने ग्रेन्स को सुरक्षित नहीं रख सकते। ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से स्टोरेज नहीं करेंगे तो होगा क्या कि आपके जो क्रॉप्स जो आपने काफ़ी मेहनत से उगाया वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अभी आपको डिटेल वे में समझाया कि फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो आपका ये चैप्टर है, इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमने आपको बताया एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या है, या फिर खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप वगैरह किसे कहते हैं, कैश क्रॉप्स क्या होता है। ठीक है, देन आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इस वक्त हम लोग हैं, और अभी हम लोगों ने कर लिया है आपका कहाँ तक, हमने अभी आपको कंप्लीट करवा दिया है आपका हार्वेस्टिंग तक। ठीक है, तो अब हार्वेस्टिंग के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और हम और चीज़ों को भी देखेंगे। लास्ट में हम अभी इसमें आपको काफ़ी कुछ बताएंगे, अभी काफ़ी कुछ जानने के लिए है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है स्टूडेंट्स, तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, और जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं आप उसमें शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एकदम हिट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप ही के बेनिफिट के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं, हम आपके लिए अवेलेबल करके ला रहे हैं। ठीक है, और लिंक में हम आपको इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भी दे रहे हैं इस पीडीएफ का, ताकि आप चाहें तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा। इसी उम्मीद के साथ में कि आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक में, इसके सेकेंड पार्ट में, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।